नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। श्री मोदी 20,000 करोड़ रुपए लागत की विविध विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान के लिए आज शाम प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टेलीविजन समाचार चैनलों को निराधार दावों और अपमानजनक सुर्खियों के खिलाफ सतर्क किया है। सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य तय किया। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्णायक दौर के मतदान में इमैनुअल मैक्रों का मुकाबला मरीन ले पेन से। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज शाम बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन करेंगे और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। वे सांबा जिले के पल्ली पंचायत जाएंगे और सुबह 11:30 बजे के आसपास देश के सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 20,000 करोड़ रुपए लागत की विविध विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। वे बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। करीब 8.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग से बनिहाल और काजीगुंड के बीच की दूरी 16 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा समय में 1.5 घंटे की बचत होगी। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 3 खंडों की आधारशिला भी रखेंगे। इसे 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अमृत सरोवर पहल का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज शाम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में शुरू किया जा रहा है। श्री मोदी को प्रेरणा स्रोत बताते हुए प्रतिष्ठान ने कहा कि वे देश के गौरवशाली इतिहास के महानतम नेताओं में है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नेता है जिन्होंने भारत को वैश्विक नेतृत्व के रास्ते पर खड़ा किया है। पीएम मोदी को एक प्रेरणा के रूप में गौरवान्वित करते हुए प्रतिष्ठान ने आगे कहा कि वास्तव में वे हमारे महान राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास में देखे गए महानतम नेताओं में से एक है। प्रतिष्ठान ने आगे कहा है कि राष्ट्र और उसके नागरिकों के प्रति अग्रणी, दैदीप्यमान और अनुकरणीय योगदान दिया हो ऐसे व्यक्तियों को हर साल यह पुरस्कार दिया जाएगा। प्रख्यात गायक राहुल देशपांडे, अभिनेत्री आशा पारेख और अभिनेता जैकी श्रॉफ और मुंबई के डब्बावालों को भी विशेष सम्मान दिया जाएगा। इस अवसर पर स्वर लतांजलि ये सांगीतिक कार्यक्रम भी पेश किया जाएगा। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित होगा। प्रादेशिक केंद्रों से क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकता है।
बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में कल महान स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इतिहासकारों ने बाबू कुंवर सिंह को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया। 163 साल पहले 80 साल की उम्र के कुंवर सिंह जी ने क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद करने का काम किया। मोदी जी ने कल्पना करी 2047 में पूरी दुनिया के सभी देशों की स्पर्धा में हर एक क्षेत्र में भारत नंबर 1 होना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि वीर कुंवर सिंह जी को हो सकती है। इस अवसर पर जगदीशपुर में एक साथ 77,900 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यदि सीमा पार से आतंकवादी भारत को निशाना बनाते हैं तो भारतीय जवान सीमा पार करने में संकोच नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री कल असम में गुवाहाटी में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नायकों को सम्मानित करने के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पिछले लगभग 3 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं और इस बार जो इंडो चाइना स्टैंड ऑफ रहा है उसमें अपने सेना के जवानों की शौर्य और पराक्रम को मैंने देखा और मेरा यह भरोसा पक्का हुआ है, दुनिया की कितनी भी बड़ी क्यों न ताकत हो, हमारी भारत माता का मस्तक दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमाओं पर शांति के कारण पूर्वोत्तर के राज्य तेजी से विकास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल कभी भी किसी राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम नहीं चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण ऐसा करना पड़ता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीवी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए 1800-116666 पर संपर्क करें। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टेलीविजन समाचार चैनलों को निराधार दावों और अपमानजनक सुर्खियों के खिलाफ सतर्क किया है। मंत्रालय ने विस्तृत परामर्श में केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में कई टीवी चैनलों ने घटनाओं की कवरेज अप्रामाणिक, गुमराह करने वाली और सनसनीखेज ढंग से किया तथा सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का इस्तेमाल किया गया। मंत्रालय के परामर्श में यूक्रेन रूस संघर्ष और उत्तर पश्चिम दिल्ली की घटना का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें टीवी चैनलों के समाचार और परिचर्चाओं में कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन हुआ। दिल्ली हिंसा मामले में कुछ चैनलों ने भड़काने वाली सुर्खियां चलाई तथा सांप्रदायिक एकता और कानून व्यवस्था भंग करने वाले वीडियो दिखाए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रालय ने अपुष्ट और भ्रामक खबरें देने वाले टीवी चैनलों को नोटिस जारी किया है। मित्र देशों से लेकर बातचीत के बारे में भी आधी अधूरी जानकारी और जिस तरह से वो खबरें दिखाई जा रही थी उसके ऊपर मंत्रालय ने उनको नोटिस भी दिया है और भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो उसके लिए भी कहा।
तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने स्पष्ट किया है कि किसी राजनीतिक दल के एक व्यक्ति की राज्यपाल के जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ के रूप में नियुक्ति से जुड़ी सोशल मीडिया की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। राज्यपाल कार्यालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये खबर पूरी तरह से निराधार है। ये भी कहा गया है कि राज्यपाल कार्यालय में कभी किसी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया। कुछ स्वार्थी तत्व निहित उद्देश्यों के लिए ऐसी खबरें दे रहे हैं। तेलंगाना राजभवन हमेशा से ही राजनीतिक तटस्थता बनाए हुए है। सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य तय किया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3,579 खंड में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के अंतर्गत देश के 739 जिले कवर किए गए हैं और पिछले महीने तक 8,610 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना से आम लोगों के लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। नए आवेदनों के जरिए 406 जिलों के 579 ब्लॉक में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट और सोसाइटी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदकों को वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर आवेदन करना होगा। ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानचित्रण योजना स्वामित्व के आज 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये पंचायती राज मंत्रालय की केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को अधिकार प्रदान करना और उन्हें संपत्ति कार्ड जारी करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वामित्व योजना पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और इसमें देश के लगभग 6,62,000 गांवों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 36,68,000 से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और 1,31,000 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। इस योजना के माध्यम से गांव के लोग भी शहरी क्षेत्रों की तरह अपने संपत्ति कार्ड के जरिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वहीं पहली बार इस योजना के तहत भूस्वामियों की वास्तविक संपत्ति का मानचित्रण करने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज निर्णायक दौर का मतदान होगा। इस चरण में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और दक्षिणपंथी मैरीन ले पेन के बीच मुकाबला है। इमैनुअल मैक्रों अगर चुनाव जीत जाते हैं तो 20 वर्ष में दोबारा चुनाव जीतने वाले वे पहले राष्ट्रपति होंगे। दूसरी ओर अगर मैरीन ले पेन जीत हासिल करती हैं तो वे फ्रांस की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज कीव आएंगे। कीव में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुरक्षा की दृष्टि से अनुमति मिलने पर अमेरिका के राष्ट्रपति भी कीव आएंगे और बातचीत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय, व्हाइट हाउस और विदेश विभाग ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस बीच श्री जेलेंस्की ने युद्ध समाप्त करने के प्रयासों के तहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फिर बैठक करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि दोनों देशों के बीच बैठक से शांति समझौता संभव होता है तो उन्हें श्री पुतिन से मिलने में कोई भय नहीं है। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। श्री मोदी 20,000 करोड़ रुपए लागत की विविध विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान के लिए आज शाम प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टेलीविजन समाचार चैनलों को निराधार दावों और अपमानजनक सुर्खियों के खिलाफ सतर्क किया है। सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य तय किया है। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्णायक दौर के मतदान में इमैनुअल मैक्रों का मुकाबला मरीन ले पेन से। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज शाम बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का उद्घाटन करेंगे और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 विकेट से हराया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है सोशियोलॉजी। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 27 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। देश में अब तक 187 करोड़ 65 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 17 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को अब तक 2 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लग चुकी है, जबकि 2 करोड़ 66 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी सरकारी विभागों में अनियत मजदूरों सहित दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 225 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन करने को मंजूरी दे दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन करेंगे। कोविड के बाद खेलों का यह सबसे बड़ा आयोजन होगा। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एक ट्वीट में कहा कि इन खेलों से युवा खेल प्रतिभाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इन खेलों में 190 विश्वविद्यालयों के लगभग 3,900 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये बहुत ही सफल प्रयोग रहा है। चाहे वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। हमारा भी प्रयास है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं जब कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो खेलों को छोड़े ना, उसको आगे बढ़े और अपनी प्रतिभा को दिखाकर भारत के लिए भी मेडल जीते। इन खेलों का दूरदर्शन के कई चैनलों, पीआईबी डिजिटल चैनल और आकाशवाणी से सीधा प्रसारण होगा। एक रिपोर्ट। आज आरंभ हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 4000 से ज्यादा खिलाड़ी 200 विश्वविद्यालय से आए हैं, जो 20 विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी श्रीहरि नटराज, मनु बेकर और द्युति चंद बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया में भाग ले रहे हैं। कुल 261 स्वर्ण और रजत पदक और 365 कांस्य पदक जीते जाएंगे। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर ये खेल आयोजित होंगे। संचार के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल काम करेगा। प्लास्टिक का उपयोग निम्न स्तर पर होगा। कचरे के निर्वहन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आईपीएल क्रिकेट में कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 विकेट से हरा दिया। इससे पहले एक अन्य मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ओडिशा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल केरल में मंजेरी के पायनाड स्टेडियम में उसने ग्रुप बी के मैच में गुजरात को 3-2 से हराया। आज मल्लापुरम के कोट्टापड्डी स्टेडियम में शाम 4 बजे राजस्थान का मुकाबला पश्चिम बंगाल से होगा, जबकि पायनाड स्टेडियम में रात 8 बजे मेघालय और पंजाब आमने सामने होंगे।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए लेकर आता है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अर्धेंदु दस्तीदार को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 1930 में 24 अप्रैल को उनका निधन हुआ था। अर्धेंदु अपनी किशोरावस्था में ही परिवार छोड़कर चटगांव में मास्टर दा सूर्यसेन के नेतृत्व में रेवोल्यूशनरी पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए थे। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के कुछ सप्ताह पहले वे उच्च शक्ति के बम बनाने में काम आने वाले पिक्रिक एसिड पाउडर के कारण हुई एक दुर्घटना में गंभीर रूप से जल गए थे। 1930 में 18 अप्रैल को शस्त्रागार पर हमले में शामिल होते समय भी वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए थे। 22 अप्रैल को जब क्रांतिकारियों ने जलालाबाद पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना से मोर्चा लिया तो अर्धेंदु को पेट में गहरी चोट लग गई, जिसके कारण वे बेहोश हो गए। अगले 23 अप्रैल को कुछ गांव वासियों ने पहाड़ी की चोटी से अर्धेंदु को घायल अवस्था में पड़ा देखा और उन्हें चटगांव अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि चोट कैसे लगी है। वे चट्टान की तरह अचल और अडिग थे। कुछ और घंटों तक अर्धेंदु मौत से जूझते रहे और आखिरकार 24 अप्रैल 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के महान सपूत अर्धेंदु दस्तीदार को हमारा सादर नमन। झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, ओ तान तान फन प्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। यह बांसुरी बजी माया के मुकुलितया कुंचन में, यह बांसुरी बजी अविनाशी के संवेश गहन में। 24 अप्रैल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भी पुण्यतिथि है। रामधारी सिंह का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। 1929 में जब पटना कॉलेज में उन्हें दाखिला मिला तो वे देश में आ रहे बदलावों से सक्रियता से जुड़ते चले गए। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। दिनकर ने पटना में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लिया। ब्रिटिश प्रशासन के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत की खबर ने दिनकर को आक्रोश से भर दिया। लगभग इसी समय रामधारी सिंह दिनकर ने देशभक्ति की कविताएं लिखनी शुरू की। अस्तित्वों के अनस्तित्व में, महाशांति के तल में, यह बांसुरी बजी शून्यासन की समाधि निश्चल में, ओ कंपहीन तेरे समुद्र में जीवन लहर उठाऊं, ओ तान तान फन प्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। सरदार पटेल द्वारा किसान सत्याग्रह के नेतृत्व की सराहना और सम्मान में विजय संदेश शीर्षक से कविता लिखी थी। ये सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। सरकार के कोप से बचने के लिए कुछ समय के लिए दिनकर की कविताएं अमिताभ के छद्म नाम से लिखी गईं। 14 दिसंबर 1928 को जतिन दास की शहादत पर उनकी कविता प्रकाशित हुई। अक्षय बट पर बजी बांसुरी गगन मगन लहराया, ओ दल पर विधि को लिए जलधि में नाभि कमल उग आया, ओ जन्मी नव चेतना सिहरने लगे तत्व चल दल से, ओ स्वर काले अवलंब भूमि निकली प्लावन के जल से। अपने आर्द्र बसन की वसुधा को फिर याद दिलाऊं, ओ तान तान फन भ्याल की तुझ पर मैं बांस। दिनकर ने आरंभ में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन बाद में वे गांधीवादी आदर्शों के समर्थक हो गए।
समय के साथ साथ दिनकर की ख्याति एक सशक्त कवि के रूप में स्थापित हो गई। उनकी रचनाएं स्वाधीनता संग्राम की धड़कन बनकर पाठकों के हृदय में गूंजने लगी। उन्होंने बहुत ही सरल और सीधी शैली में लोगों तक देशभक्ति की भावना को अपनी कविताओं के माध्यम से पहुंचाया। 1935 में उनकी कविताओं का संकलन रेणुका शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसकी एक प्रति महात्मा गांधी को भी भेंट की गई। ओ नीतिकार तुम झूठ नहीं कहते होगे, बेकार मगर पगलों को ज्ञान सिखाना है। मरने का होगा खौफ मौत की छाती में, जिसको अपनी जिंदगी ढूंढने जाना है। दिनकर की रचनाएं न केवल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थी, बल्कि वे इस जटिल विषय में नैतिक दुविधाओं पर भी गहन विमर्श प्रस्तुत करती थीं। 1952 में रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1959 में ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। इस महान रचनाकार ने 24 अप्रैल 1974 को अपनी अजर अमर ख्याति छोड़कर इस संसार से विदा ली। इस महान राष्ट्रवादी प्रखर प्रतिभा रामधारी सिंह दिनकर को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कोस पोर्टल पर विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं और इनकी मजबूती में ही नए भारत की समृद्धि निहित है। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में तेज हवाएं चलेंगी। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू और गिलगित में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। श्रीनगर और लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बारिश और धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। और मनोज, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, जनसत्ता ने मुख्य पृष्ठ पर जम्मू कश्मीर को आज 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं देने तथा प्रधानमंत्री के दौरे के अन्य पहलुओं को विस्तार से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है 75 अमृत सरोवरों के विकास से होगा कायाकल्प, बनिहाल की काजी गुंड से दूरी घटेगी। कोरोना की देश में स्थिति को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। अमर उजाला लिखता है 5% की रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। हरिभूमि ने लिखा है दिल्ली में हर संक्रमित 2 लोगों को प्रभावित कर रहा है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है हर भारतीय आयुष्मान, 250 से 300 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 5 लाख रुपए तक इलाज। पत्र लिखता है 135 करोड़ लोगों को हेल्थ कवर देने वाला एकमात्र देश होगा भारत। लोक सत्य की खबर है उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर विचार। दैनिक जागरण ने निजी टीवी चैनलों की रूस यूक्रेन युद्ध और दिल्ली के जहांगीरपुरी की उकसाने वाली कवरेज पर सरकार की सख्त आपत्ति को पहली सुर्खी बनाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के झूठे दावे, गलत शब्दों, सनसनीखेज हेडलाइनों पर सख्त चेतावनी के परामर्श जारी करने के साथ लिखा है केबल टेलीविजन नियमन के प्रावधानों का उल्लंघन को तत्काल रोके निजी चैनल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। श्री मोदी 20,000 करोड़ रुपए की लागत की विविध विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र निर्माण में अनुकरणीय योगदान के लिए आज शाम प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टेलीविजन समाचार चैनलों को निराधार दावों और अपमानजनक सुर्खियों के खिलाफ
सतर्क किया है। सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य तय किया है। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्णायक दौर में मतदान में इमैनुअल मैक्रों का मुकाबला मैरीन ली पेन से होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज शाम बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।